हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब फैमिली में। आज की क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे उसी मिडिएवल हिस्ट्री में ही। इससे पहले जो भी सारा टॉपिक हमारा चल रहा था उसी को आज हम पुनः एक नए अंदाज में एक बार फिर से क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले की जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं उनमें से कुछ वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सहजता पूर्वक वहां से जाकर के पहले उन सारी क्लासों को देख लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, बाकी आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं यार, फिलहाल में इससे पहले हम लोग अध्ययन कर रहे थे इस मिडिएवल हिस्ट्री में, यानी राजपूत वंशों का जिक्र कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने तमाम उन सारे बातों का जिक्र किया जो कि राजपूतों के संदर्भ में इस पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत में जो भी चैप्टर बनाया गया इतिहासकारों के द्वारा, उन तमाम सारी बातों का जिक्र हम लोगों ने किया था इससे पहले की क्लास में। ठीक है, बाकी आज जो अध्ययन करेंगे वो उन्हीं राजपूतों के संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा और करेंगे, और जहां तक होगा हम लोग इस क्लास के माध्यम से और भी तमाम उन सारी बातों का जिक्र करेंगे जो कि इस पूरे के पूरे राजपूत वंश के संदर्भ में इस पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत प्रचलित हैं या इसका वर्णन इतिहासकारों ने बाकायदा किया है। ठीक है, तो देखते हैं इसी में इस पूरे के पूरे राजपूत वंश में आज हम लोग जिक्र क्या करने वाले हैं, देखते हैं। तो फिलहाल में इससे पहले की क्लास देख लीजिएगा, उसके बाद आकर के यहाँ पे क्या कीजिएगा, विजिट कीजिएगा। ठीक है, इसमें हम लोग जिक्र कर रहे थे राजपूतों की, राजपूत वंश का जिक्र कर रहे थे। ठीक है, इसमें आज जो हम जिक्र करने वाले हैं वो हम जिक्र करेंगे उनके वंशों के संदर्भ में, यानी इस पूरे के पूरे राजपूताना के अंतर्गत या ये जो एक प्रकार की जाति थी। ठीक है, जो कि हम लोगों ने इससे पहले की क्लास के माध्यम से ये जिक्र किया कि ये जो राजपूताना जाति थी ये एक प्रकार से अगर हम इनके कुल गोत्रों की बात करें या कुल संख्याओं की बात करें या कुल जातियों की बात करें तो कुल मिलाकर के 36 गोत्र निकल करके आते हैं इस पूरे के पूरे राजपूत वंश में। और इस 36 राजपूतों को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया, जैसे चंद्रवंश, सूर्यवंश, अग्निवंश, ऋषिवंश, और इनको इतने बेहतरीन तरीके से डिवाइड किया गया कि इन्हीं के माध्यम से ये बताया गया कि सूर्यवंश के जो भी राजपूत होंगे वो इतने राजपूत होंगे, चंद्रवंश के जितने राजपूत होंगे वो उनकी संख्या इतनी होगी। तो इन सारी बातों का जिक्र हम लोगों ने इससे पहले की क्लास में किया है। ठीक है, बाकी आज जो अध्ययन करेंगे वो उनके वंशों के संदर्भ में बात करेंगे, यानी कौन कौन से वंशों का जिक्र करना है आज हमने उनकी चर्चा करते हैं। यानी आज जो हम पहली बात करेंगे अपनी वो बात करेंगे सर्वप्रथम अग्निकुंड से, जो भी हमारे उत्पत्ति का सिद्धांत था, यानी जो भी हमारा अग्निकुंड का सिद्धांत था, इस सिद्धांत के माध्यम से ये बोला गया कि जो भी हमारी राजपूत जातियां हैं उनमें यार 4 प्रकार की जातियां ऐसी हैं जो कि एक प्रकार से हमारे जो ऋषि होते हैं, ऋषि वशिष्ठ, उन्होंने एक यज्ञ किया था माउंट चबू पर्वत पे। ठीक है, उन्हीं यज्ञ के माध्यम से या उसी यज्ञ और हवन के एक प्रकार से ईश्वर को जब उन लोगों ने खुश किया तो इसी हवन कुंड से 4 प्रकार की जातियां निकलती हैं, ऐसा पौराणिक ग्रंथों में इसका वर्णन है। और ऐसा सत्य भी हो सकता है और सत्य हो भी नहीं सकता, ये हमको केवल और केवल कुछ अगर अलग तरीके से देखें तो काल्पनिक कहानियां भी लगती हैं, लेकिन जब मध्यकालीन इतिहास का अध्ययन करते हैं तो ये हमको थोड़ा सा सत्य भी लगता है, क्योंकि इतिहासकारों ने इसके संदर्भ में बाकायदा व्याख्या की है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जिक्र करेंगे अग्निकुंड के सिद्धांत में जो बात करेंगे 4 प्रकार की जातियां थी। कौन कौन सी? इसमें हम लोग जो जिक्र करने वाले हैं वो पहली जिक्र करेंगे गुर्जर प्रतिहार के संदर्भ में,
यानी यह भी एक प्रकार की क्या थी, राजपूताना जाति थी, गुर्जर प्रतिहार के संदर्भ में, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में जो बात करेंगे वो बात करेंगे परमार वंश के संदर्भ में, एंड इसी के पश्चात में गढ़वाल वंश, गढ़वाल वंश के संदर्भ में अध्ययन करेंगे, देखेंगे अभी सारी बातों को। एंड इसी के पश्चात में जो बात करेंगे वो चालुक्यों की बात करेंगे। यह भी एक प्रकार की हमारी क्या थी, यह भी एक प्रकार की राजपूताना जाति थी हमारी, जो कि इस पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत में, या एक प्रकार से अगर हम लोग बोलना चाहें तो इतिहास में ये अग्निकुंड सिद्धांत के माध्यम से इस भारतीय इतिहास में इतिहासकारों ने इस प्रकार से कुछ राजपूत जातियों का वर्णन किया है, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से अग्निकुंड के सिद्धांत के तौर पे हैं। बाकी और जो हम इसी में अध्ययन करेंगे, यानी इसी राजपूताना वंश के संदर्भ में और जो हम अध्ययन करेंगे वो इसी में कुछ सारी चीजों की चर्चा और कर देंगे हम। जैसे जैसे इसी में हम बात कर देंगे सिसोदिया वंश की, ये भी हमारा एक प्रकार से राजपूताना वंश था। एंड इसी के पश्चात में अगर और बात करें, गुर्जर प्रतिहार, परमार, गढ़वाल, चालुक्य, सिसोदिया, एंड इसी में आता है हमारा चौहान वंश आता है। क्या आता है, चौहान वंश आता है, इसका भी जिक्र हम करेंगे, चौहान वंश के संदर्भ में इसका भी जिक्र करेंगे। एंड लास्ट जो हम बात करेंगे वो थोड़ी सी बात कर देंगे चंदेल वंश के संदर्भ में। यह भी एक प्रकार से राजपूतों की अगर हम बोलना चाहें तो मुख्य रूप से एक शाखा है, या एक प्रकार से यह भी राजपूताना जाति ही है हमारी। और इसी के संदर्भ में इतिहासकारों का एक मत यह भी है कि आगे चल के ये जो अभी हम लोगों ने जिक्र किया कि राजपूतों की 36 जातियां हैं हमारी, और या 36 गोत्र हैं हमारे, जिसमें से एक अकेला चौहान वंश जो आता है हमारा, ये बाद में आगे चल करके विभिन्न भागों में टूट जाता है, या एक प्रकार से बोलो तो ये अकेला एक चौहान वंश ऐसा होता है कि ये अपने स्वयं में कुछ अलग जातियों में टूट जाता है। यानी कुल मिलाकर के 24 भागों में ये एक अकेला वंश टूटता है, जिसको हम लोग चौहान वंश के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसको भी हमने क्या करना है, पकड़ करके रखना है इस पूरे के पूरे राजपूत वंश के संदर्भ में। एंड इसी के पश्चात में अगर हम और इसी राजपूत में बात करना चाहें या जो जिक्र करेंगे, उसमें हम लोग यार थोड़ा सा जिक्र ये कर देंगे, इन सारी बातों को देखने के पश्चात में हम लोग थोड़ा सा जिक्र कर देंगे कि राजपूत वंश जिस समय भारत के अनेक क्षेत्रों में या भारतीय विभिन्न क्षेत्रों में जो भी हमारे ये राजपूत वंश हमारे चल रहे थे, या ये जो भी हमारे वंश अपने अपने क्षेत्रों में प्रशासनिक कार्यों को लेकर के संचालित हो रहे थे, या जो भी शासक थे वो अपना शासन और प्रशासन भारतीय क्षेत्रों में संचालित कर रहे थे, तो किसी भी भारतीय क्षेत्र में या किसी का भी आवश्यक नहीं है कि ये यार मतलब ये किसी भी मतलब ये भारत के संदर्भ में ही बात करें, वो किसी भी संदर्भ में हो सकता है। फिलहाल में अगर किसी भी वंश का, किसी भी सभ्यता का या किसी भी नगर का हमको अध्ययन करना है, या उसकी स्थिति को अगर हम एक बेहतरीन अंदाज में अपनी एक स्वयं की बौद्धिक क्षमता अगर विकसित करना चाहते हैं, या उस सभ्यता के संदर्भ में या उस नगर के संदर्भ में अगर एक बेहतरीन समझ विकसित करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम हमको उस वंश का अध्ययन करना होगा। उसका अध्ययन करने के पश्चात में उसकी तमाम सारी बातों का जिक्र करना होगा। एंड इन सारी बातों को जानने के पश्चात में अगर हमको और बेहतरीन ढंग से उस सभ्यता को समझनी है, तो हम उसके समाज की स्थिति, उसकी राजनीतिक स्थिति और उसकी आर्थिक स्थिति, और अगर हम लोग और बात करें तो उसकी धार्मिक स्थिति का भी वर्णन या धार्मिक स्थिति का भी अध्ययन करना आवश्यक है।
अगर हम इन सारी चीजों से रूबरू हो जाते हैं तो किसी भी सभ्यता को आसानी पूर्वक हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम भारतीय क्षेत्र को ही आज वर्तमान की स्थिति में ले लें कि इस पूरे के पूरे भारत के संदर्भ में अगर हमको जानना है, या कोई भी बाहर का व्यक्ति आता है, वो अगर ये कहता है कि हमको थोड़ा सा चलते हैं भारत की तरफ और भारत में देखते हैं कि वर्तमान की स्थिति क्या है, इसके संदर्भ में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं, तो वो व्यक्ति अगर भारत में आएगा तो वो यहाँ पे क्या कहेगा, यहाँ के लोगों से मिलेगा, यहाँ की हर एक चीजों को जानेगा, यहाँ का समाज का रहन सहन कैसा है, यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है, यहाँ का धर्म कैसा है, कितने प्रकार के धर्म हैं यहाँ पे किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था संचालित हो रही है। तो इस प्रकार से अगर वह व्यक्ति इन सारी बातों से रूबरू हो जाता है तो भारत के संदर्भ में वह अपनी एक अलग पहचान लेकर के या अपनी एक स्वयं की बौद्धिक क्षमता विकसित करके भारत से क्या करेगा, जाएगा अपने स्वयं के देश में। तो मेरा कहने से तात्पर्य यही है कि अगर हमको राजपूत वंश का अध्ययन करना है तो इसके संदर्भ में हम लोग यार इससे पहले की क्लास में एक बेहतरीन अंदाज में अपनी एक समझ को विकसित कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल में आज जो हम जिक्र करेंगे वो केवल और केवल उन वंशों के संदर्भ में जिक्र करेंगे कि कौन कौन से वंश हमारे इस राजपूत वंश के अंतर्गत आते हैं। एंड इसी के पश्चात में बात करेंगे यहाँ के समाज की स्थिति की, समाज की स्थिति कैसी थी, प्रशासनिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी और यहाँ का धर्म कैसा था, यहाँ के लोग जो थे वो किस प्रकार की धार्मिक व्यवस्था को अपनाते थे, या जो भी सारा सिस्टम होगा उन्हीं सारी बातों को लेकर के चलेंगे और आपको आज हम रूबरू करवाते हैं इस पूरे के पूरे राजपूताना वंश से, ठीक है। देखते हैं इसी में क्या बात करेंगे। सर्वप्रथम इसी में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करते हैं गुर्जर प्रतिहारों की, जो कि एक प्रकार से ये राजपूत वंश ही हमारा होता है। और हम लोगों ने इससे पहले की क्लास में या अभी जब हम लोगों ने क्लास की स्टार्टिंग की तो हम लोगों ने जिक्र किया कि राजपूतों की 36 गोत्र कुल बताए जाते हैं। किसके अनुसार? तो ये हमारे एक विदेशी इतिहासकार होते हैं कर्नल जेम्स टॉड, और एक हमारे एक प्रकार से पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक हमारे कवि रहते थे, दरबारी कवि, जो कि चंद्रबरदाई के नाम से जानते हैं। इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की है, जिसके माध्यम से इन्होंने उस पुस्तक के माध्यम से इतना बेहतरीन अंदाज में वर्णन किया है कि यार क्या कहना है, राजपूतों के संदर्भ में और इन गोत्रों के संदर्भ में जानकारी हमको वहीं से प्राप्त होती है। देखते हैं इसी में गुर्जर प्रतिहार के संदर्भ में, गुर्जर प्रतिहार के संदर्भ में अगर हम लोग सर्वप्रथम बोलना चाहें तो यार आप लोग मैपिंग वगैरह भी करते जाइएगा, मैप वगैरह देखते जाइएगा कहां पे इनका क्षेत्रीय विस्तार था। इनके अगर हम लोग क्षेत्रीय विस्तार की बात करें तो इनका जो क्षेत्रीय विस्तार होता है वो हमारा गुजरात वाला क्षेत्र होता है, यानी गुजरात एवं दक्षिणी राजस्थान वाला क्षेत्र, दक्षिणी राजस्थान वाले क्षेत्र में ये हमारा क्या होता है, गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन या गुर्जर प्रतिहार वंश के जो भी हमारे शासक होते हैं अपना शासन और प्रशासन इसी क्षेत्र में लेकर को संचालित करते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ के एक प्रकार से बोले इस गुर्जर प्रतिहार के जो संस्थापक थे या इस वंश के अगर हम लोग संस्थापक की बात करें तो हम लोगों ने नाम सुना होगा नागभट्ट प्रथम का। किसका सुना होगा? नागभट्ट प्रथम का, जो कि हमारे एक प्रकार से बोले ये कौन थे तो गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक थे। नागभट्ट प्रथम का जिक्र मिलता है किसके संदर्भ में? गुर्जर प्रतिहार के संदर्भ में। और इतना ही नहीं, कुछ यार किताबों में या कुछ इतिहासकारों के माध्यम से उनकी राय ये है कि नहीं, नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश का स्थापन नहीं किया था, बल्कि हरिचंद करके एक हमारे एक प्रकार से बोले शासक होते हैं,
जो कि इस पूरे के पूरे गुर्जर प्रतिहार वंश का क्या करते हैं, संस्थापन करते हैं। लेकिन हरिश्चंद्र को इतिहासकारों ने उतने ज्यादा तवज्जो ना दे करके जो एक बेहतरीन अंदाज में वास्तविकता के तौर पे जो भी तवज्जो दी गई, वो हमारा गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक के तौर पे जो हमको पढ़ना है और याद भी रखना है, वो नागभट्ट प्रथम को ही हम क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, और इसका क्षेत्रीय विस्तार ये होता है। एंड यार हम लोग जानते हैं कि जो भी हमारा राजपूताना वंश था या इसके अंतर्गत जितने भी हमारे वंश आते हैं, ये पूर्ण रूप से बड़े वंश नहीं होते हैं, यानी इनका जो साम्राज्य होता है वो बहुत बड़े एरिया में लेकर के, या एक प्रकार से बोले तो बहुत ज्यादा इनका क्षेत्रीय विस्तार नहीं होता है। छोटे छोटे राजा छोटे छोटे विस्तार को लेकर के छोटा छोटा साम्राज्य था। अब यार आप लोग देखो ना, गुजरात का क्षेत्र हमारा और थोड़ा सा राजस्थान का क्षेत्र हमारा, या आगे चल के थोड़ा सा एक प्रकार से जब ये कन्नौज को भी अपने आधिपत्य में ले लेते हैं, यानी मध्य यूपी वाला क्षेत्र, तो कन्नौज पर भी जब ये आक्रमण करते हैं तो कन्नौज भी इनके अधीन हो जाता है। तो एक प्रकार से इनका जो एरिया था वो यही पूरा एरिया होता है जहां पे ये अपने शासन एवं प्रशासन को संचालित करते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमने क्या करनी है, याद रखनी है। एंड इसी के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो ये जो नागभट्ट प्रथम होते हैं गुर्जर प्रतिहार गुजरात और दक्षिणी राजस्थान वाले क्षेत्र में, और गुजरात के क्षेत्र में शासन करने के उद्देश्य से ही इनको गुर्जर प्रतिहार नाम से क्या किया गया, संबोधित किया गया। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में इस नागभट्ट प्रथम के समय में ही हमारा अरबों का आक्रमण होता है। यार हम लोगों ने जिक्र किया था कि एक तरफ हमारा भारत के अंदरूनी क्षेत्र में राजपूताना वंश चल रहा होता है, यानी भारतीय क्षेत्र में विभिन्न राजपूत वंश हमारे शासन या अपनी सत्ता को स्थापित करके अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित कर रहे होते हैं। तो उसी सारी चीजों को देखते हुए जो भी हमारे विदेशी आक्रमणकारी होते हैं या जो भी हमारे अरबवासी होते हैं, जो कि ये सऊदी अरेबिया, ईरान, तुर्की, जो भी भारत का पश्चिमी वाला क्षेत्र होता है, इधर से हमारा आक्रमण होता है। और हम लोगों ने इसका अध्ययन किया एक बेहतरीन अंदाज में कि अरबों में जो भी हमारा पहला इस्लामिक आक्रमण होता है वो एक प्रकार से बोले 711 ईस्वी से ही शुरू हो जाता है, जो कि एक प्रकार से जो कि अगर हम बोलना चाहें तो सर्वप्रथम अब्दुल्ला नामक व्यक्ति, बुदैल नामक व्यक्ति, जो कि इस्लामिक आक्रमण ही होते हैं, पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाता है। इसके पश्चात में 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, जो कि पूर्ण रूप से भारतीय सीमा प्रांत के पश्चिमी सीमा प्रांत में यानी सिंध वाले क्षेत्र में आक्रमण करता है और उस पर पूर्णतः अपना आधिपत्य जमा लेता है। और ये अंदरूनी क्षेत्र में होते हैं, तो ये गुजरात से ही सटा हुआ क्षेत्र हमारा होता है सिंध वाला क्षेत्र। ठीक है, जो कि पाकिस्तान के एरिया में उस समय जो भी हमारा विस्तार था भारत का, उसी वाले क्षेत्र में उनका होता है। तो ये किसके समय में सारे इस्लामिक आक्रमण होते हैं, नागभट्ट प्रथम के समय में। और उसी के समय में गुजरात वाले क्षेत्र के पास में सिंध वाले क्षेत्र में अपना आधिपत्य मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जमा लिया जाता है। ठीक है, और विभिन्न इन्हीं से प्रोत्साहित होकर के, यानी इन्हीं इस्लामिक लोगों से या इन्हीं इस्लाम धर्म के लोगों से या अरबवासियों के आक्रमण के उद्देश्य जो भी थे, इन्हीं से बाद में प्रोत्साहित होकर के हमारे कुछ इस्लामिक तुर्क शासक भी भारतीय क्षेत्र में क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। जैसे मोहम्मद गौरी हो गया, जिसको हम लोग शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं, गजनवी हो गया, ये सारे लोग भी इन्हीं अरब वासियों से ही प्रेरित होकर के भारतीय सीमा क्षेत्र में आक्रमण करते हैं। और सीमा क्षेत्र में ही नहीं, ये अंदरूनी क्षेत्र में भी एक बेहतरीन अंदाज में आक्रमण करते हैं और अपनी सत्ता को या इस्लामिक सत्ता पूर्ण रूप से जो स्थापित कर पाता है वो मोहम्मद गौरी कर पाता है। इसके पहले जितने भी शासक हमारे अरब से इंडिया में आक्रमण करते हैं वो यार अपनी सत्ता को स्थापित
नहीं कर पाते हैं, यानी इस्लामिक सत्ता पूर्ण रूप से जो स्थापित होती है भारत के अंतर्गत में, वो गौरी के आने के पश्चात ही होती है। और यार ये अरबवासी जो होते हैं ये क्यों मतलब आक्रमण करते हैं, ऐसा राजपूतों के संदर्भ में बोला जाता है कि इनकी एक विशेषता होती है। क्या अब उसको विशेषता बोल दें या चूतिहापा कह दें इन लोगों का, तो एक प्रकार से अगर हमारी राय लिया जाए तो यार हम चूतिहापा ही बोलेंगे। वैसे भी चूतिहापा बोल भी सकते हैं और नहीं भी बोल सकते हैं, क्योंकि यार ऐसा कोई शासक नहीं होगा या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो कि अपने साम्राज्य का विस्तारीकरण ना करना चाहे या अपने शासन एवं प्रशासन को क्या ना करना चाहे, बढ़ावा ना देना चाहे। तो जो भी हमारे विभिन्न राजपूत वंश थे वो आपस में ही एक दूसरे से संघर्ष किया करते थे और इनमें तनिक भी एकता देखने के लिए नहीं मिलती थी। एकता थी तो केवल और केवल एक कुल से दूसरे कुल के संदर्भ में, एक गोत्र से दूसरे गोत्र के संदर्भ में। फॉर एग्जाम्पल जैसे चौहान वंश है तो उनकी जो एकता होगी, मेल मिलाप होगा, भाईचारा होगा, वो केवल और केवल चौहान और चौहानों के मध्य में होगा। चौहान और परमार के मध्य में एकता देखने के लिए नहीं मिलेगी। चौहान और गढ़वाल वंश के मध्य में एकता देखने के लिए नहीं मिलेगी। भले ही वो राजपूत हैं, लेकिन जो एकता देखने के लिए मिलेगी वो एक गोत्र के संदर्भ में ही देखने के लिए मिल जाती है। इसी कारणवश यार एकता थी नहीं, इसी कारणवश बाहरी आक्रमण होता है इंडिया के संदर्भ में और अपनी सत्ता को बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं, इस्लामिक आक्रमण के द्वारा यहाँ पे स्थापित कर दिया जाता है। लेकिन जितने भी आक्रमणकारी हमारे अरबवासी क्षेत्र से आते हैं या जितने भी इस्लामिक आक्रमण हमारे होते हैं उनके संदर्भ में अगर कोई भी पश्चिमी सीमा प्रांत से इंडिया के अंतर्गत में प्रवेश करने का सोचता था या आक्रमण करता था, अगर वो आते थे गुजरात साइड में तो उसका शासन था नागभट्ट प्रथम का। और नागभट्ट प्रथम एक ऐसा शासक था इस पूरे के पूरे प्रतिहार वंश का जो कि इन पूरे के पूरे इस्लामिक आक्रमणकारियों को क्या करता है, यानी इनके संघर्ष में इनको पराजित करता है। और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए ये वापस चले जाते हैं और प्रतिहारों की यहाँ पे विजय होती है और ये मार करके भगा देता है। तो थोड़ा सा पावरफुल शासक था, भले ही थोड़ा सा छोटा था, लेकिन मुझे थोड़ा सा जहां तक ये लगता है कि गुर्जर प्रतिहार ही एक ऐसा वंश था जो कि यार ज्यादा थोड़ा सा बड़ा विस्तारीकरण था इसका, क्योंकि यूपी का भी क्षेत्र ले रहा है, राजस्थान का क्षेत्र भी ले रहा है और गुजरात का भी क्षेत्र ले रहा है। तो ये इतना बड़ा एरिया या इतने बड़े साम्राज्य में हमारा क्या था, पूरा का पूरा गुर्जर प्रतिहार वंश हमारा विस्तरित था। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, याद रखना है। नागभट्ट प्रथम के समय में ये सारी चीजें होती हैं। एंड इसी के संदर्भ में अगर हम लोग और बात करना चाहें तो इसी में यार हम लोग एक प्रकार से बोले इसी में नागभट्ट द्वितीय भी आते हैं। नागभट्ट द्वितीय जो कि अपनी राजधानी इनकी हम लोग जो पहले जान लेते हैं कि इनके यानी गुर्जर प्रतिहारों की जो राजधानी थी वो क्या थी। सर्वप्रथम इनकी जो राजधानी थी, जिस समय इस वंश की स्थापना की गई थी उस समय इनकी राजधानी उज्जैन थी। क्या थी, उज्जैन थी। लेकिन जब ये लोग कन्नौज पर अपना आधिपत्य जमा लेते हैं तो उसके पश्चात में इनकी राजधानी क्या हो जाती है, वो हमारी कन्नौज को बाद में ये अपनी राजधानी के तौर पे बना देते हैं। ठीक है, और इस कन्नौज पर आक्रमण कौन करता है, तो हम लोग यार प्राचीन इतिहास के अंतर्गत भी अध्ययन कर चुके हैं कि इस कन्नौज पर विभिन्न शासकों के द्वारा शासन करने के लिए काफी सारा संघर्ष होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि भारत के अंतर्गत में जितने भी सारे शासक उभर करके आते हैं, चाहे वो जो भी हो, आज वर्तमान की स्थिति से थोड़ा सा अगर कंपैरिजन करें तो जब पूरा का पूरा ये इंडिया अफगानिस्तान पाकिस्तान म्यांमार तक था हमारा,
तब ये जो इंडिया का केंद्र था वो यूपी का कन्नौज ही था। तो सारे जो भी शासक थे वो ये चाहते थे कि अगर हम अपनी सत्ता को कन्नौज पर अगर स्थापित कर देते हैं तो पूरे के पूरे भारत पर अपना आधिपत्य या अपना नियंत्रण हम लोग आसानी पूर्वक कर सकते हैं। ठीक है, इसी कारणवश जितने भी शासक हुए, चाहे वो प्राचीन काल में हो चाहे वो मध्यकालीन भारत के अंतर्गत में हो, तो सारे लोग कन्नौज पर ही अपनी गद्दी को स्थापित करना चाहते थे। इसी संदर्भ में हम लोगों ने अध्ययन किया है कि एक त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। इस त्रिपक्षीय संघर्ष में हम लोगों ने जिक्र किया कि एक तरफ से पाल वंश, दूसरी तरफ से प्रतिहार वंश एंड तीसरी तरफ से हमारा राष्ट्रकूट वंश, ये आपस में संघर्ष करते हैं और त्रिपक्षीय संघर्ष करते हैं। यानी इन तीनों के बीच में संघर्ष होता है इस पूरे के पूरे कन्नौज की गद्दी को संभालने के लिए या अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए। तो ये गुर्जर प्रतिहार वही होते हैं जो कि क्या करते हैं, कन्नौज पर अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष करते हैं, जिसमें से हम लोगों ने पाल वंश का जिक्र कर दिया था, जिसमें से धर्मपाल जो होता है वो पाल वंश की तरफ से त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेता है, राष्ट्रकूट भी भाग लेते हैं। और ये जो गुर्जर प्रतिहार है, गुर्जर प्रतिहार की तरफ से सर्वप्रथम त्रिपक्षीय संघर्ष में जो भाग लेता है शासक, वो था हमारा वत्सराज। इसको भी हमने क्या करना है, याद रखना है। वत्सराज जो कि एक प्रमुख शासक था हमारा, कहां का, इस गुर्जर प्रतिहार वंश का, जो कि एक प्रकार से अगर बोले तो ये पहला ऐसा शासक था जो कि गुर्जर प्रतिहारों की तरफ से प्रतिहार वंश के संदर्भ में या त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेता है और पाल वंश के शासक धर्मपाल को क्या करता है, पराजित करता है और अपनी सत्ता को फाइनली कन्नौज में क्या करता है, स्थापित कर देता है। और पूरे के पूरे कन्नौज क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार का शासन एवं प्रशासन संचालित हो जाता है। तभी से इसके पश्चात से ही कन्नौज को क्या बनाया गया, उज्जैन से इसकी राजधानी स्थानांतरित की गई और कन्नौज को इसकी राजधानी बना दी गई। किसकी राजधानी, गुर्जर प्रतिहारों की। बनाता कौन है, नागभट्ट द्वितीय। जीतता ये है, लेकिन जब नागभट्ट द्वितीय आता है तब ये राजधानी को क्या करता है, कन्नौज स्थापित कर देता है। इसको भी हमने क्या करना है, याद रखना है। और ये नागभट्ट द्वितीय ये भी थोड़ा सा एक प्रकार से बोले तो महत्वपूर्ण शासक ही था गुर्जर प्रतिहारों की तरफ से। ठीक है, इसको भी हमने क्या करना, याद रखना है। एंड इसी के पश्चात में अगर हम लोग और जिक्र करना चाहें तो इसी गुर्जर प्रतिहार के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण शासक और उभर करके आता है जिसको हम लोग मिहिर भोज के नाम से जानते हैं। इसको भी याद रखिएगा, कौन आता है, मिहिर भोज। मिहिर भोज के नाम से जानते हैं, जो कि एक प्रकार से गुर्जर प्रतिहारों का महत्वपूर्ण शासक था, महत्वपूर्ण शासक एवं प्रमुख शासक के तौर पे भी जानते हैं। और ऐसा क्यों बोला गया इतिहास के अंतर्गत में, इतिहासकारों के द्वारा, क्योंकि ये जब आता है अपनी सत्ता को स्थापित करता है, शासन एवं प्रशासन को या अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से संचालित करता है अपने स्वयं के अंदाज में, तो क्या होता है कि ये मतलब अपने साम्राज्य को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, साथ ही साथ अपने साम्राज्य को और सुदृढ़ बनाता है। सुदृढ़ से तात्पर्य यह है कि और मजबूतीकरण प्रदान करता है अपने साम्राज्य के संदर्भ में, कई सारे कार्यों को करवाता है या कई सारे कार्यान्वयन को भी ये या कार्यों की गतिविधि को संचालित करता है, जिससे कि इतिहासकारों ने मिहिर भोज को भी तवज्जो थोड़ा सा दे दी है गुर्जर प्रतिहारों के संदर्भ में। और ये जो मिहिर भोज होते हैं ये विष्णु का उपासक होता है, यानी विष्णु भगवान जो कि विष्णु का उपासक था, और इसी विष्णु के उपासक के तौर पे इसको हम एक उपाधि देते हैं, या इसी विष्णु का उपासक था, इसी कारणवश उस समय इसको एक उपाधि दी गई। क्या उपाधि दी गई, इस उपाधि को भी याद रखिएगा, आदि वराह के नाम से जानते हैं। आदि
वराह की उपाधि दी गई। किसके संदर्भ में? किसके संदर्भ में? विष्णु का उपासक था, इसी विष्णु के उपासक के संदर्भ में मिहिर भोज को एक उपाधि दी गई, यानी एक डिग्री दी गई, जिसको आदि वराह के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको भी हमने क्या करना है, याद रखना है। एंड इसी के पश्चात में इस पूरे के पूरे प्रतिहार वंश का जो लास्ट में शासक आता है या जो अंतिम शासक आता है उसको हम लोग यशपाल के नाम से जानते हैं। और इस यशपाल के आने के पश्चात में कुछ दिनों तक या कुछ समय तक गुर्जर प्रतिहार अपने अस्तित्व में होता है। और जैसे ही थोड़ा सा समय बीतता है तो गुर्जर प्रतिहारों का एक प्रकार से अस्तित्व समाप्त होने लगता है। और इसी पूरे के पूरे गुजरात और जो भी दक्षिणी राजस्थान होता है या जो भी कन्नौज वाला क्षेत्र होता है, यहाँ पे विभिन्न राजपूत वंश उभरने लगते हैं, छोटे छोटे। जैसे ही ये हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश समाप्त होता है तो हमारे छोटे छोटे वंश और उभरते हैं, यानी इसकी समाप्ति होती है। और इन्हीं क्षेत्रों में हमारे कुछ और राजपूत वंश उभर करके आते हैं, जिसको हम लोग गढ़वाल वंश, परमार वंश या कुछ भी बोल सकते हैं। जिक्र अभी हम करेंगे, ठीक है, फिलहाल में। तो ये था पूरा का पूरा हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश। और इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि जो भी सारी चीजें मैंने नागभट्ट के प्रथम के तौर पे बताई कि इस्लामिक आक्रमण वगैरह होता है, इसका प्रमाण कहां से मिलता है कि नागभट्ट प्रथम के द्वारा इस्लामिक आक्रमणकारियों को पराजित किया गया, तो एक अभिलेख प्राप्त होता है। उस अभिलेख को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलेख का नाम याद रखिएगा, ग्वालियर के अभिलेख के नाम से जानते हैं। ग्वालियर के अभिलेख के नाम से जानते हैं। ये ग्वालियर हमारा मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में ही मिलता है। तो ये हमारे ग्वालियर के अभिलेख, एक प्रकार से हमको अभिलेख प्राप्त होता है। इसी अभिलेख में बाकायदा हमको जानकारी प्राप्त होती है कि जो भी हमारा शासक था नागभट्ट प्रथम, ये इस्लामिक आक्रमणकारियों को वापस भेजता है, यानी जब इनके साथ में संघर्ष होता है तो। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमको गुर्जर प्रतिहार के संदर्भ में क्या करनी है, याद रखनी है। एंड इसी के पश्चात में अगर थोड़ी सा जिक्र और करें तो गुर्जर प्रतिहार के संदर्भ में यार कुछ इतिहासकारों का मानना है और कुछ एक प्रकार से बोले तो इसको हम काल्पनिक कथा भी बोल सकते हैं, जो कि हम लोगों ने अध्ययन किया है, जिस कारणवश हम अध्ययन करा भी रहे हैं। ठीक है, क्या बोला गया कि ये जो गुर्जर प्रतिहार होते हैं ये एक प्रकार से लक्ष्मण के वंशज माने जाते हैं। यार ऐसा हम थोड़ा सा मान भी सकते हैं और काल्पनिक कथा के तौर पे भी ले सकते हैं। अगर मेरी पर्सनली राय ली जाए तो मैं यार इसको अगर अध्ययन के दृष्टिकोण से देखें तो मेरा जहां तक मानना है कि यह एक केवल और केवल काल्पनिक कथा ही हो सकती है। ऐसा क्यों? ऐसा इस कारणवश कि जो भी हमारा ये लक्ष्मण थे, लक्ष्मण, हम ये उन्हीं लक्ष्मण की बात कर रहे हैं जो कि भगवान श्री राम के भाई थे। ठीक है, तो यार ये सारा सिस्टम हमारा दूसरे युग का था और ये आज हम लोग दूसरा युग पढ़ रहे हैं। वो सारा युग हमारा जो भी त्रेता द्वापर जो भी था, जिसमें राम भगवान वगैरह जो भी सारी बातें होती हैं वो उनके वंशज थे। और यहाँ पे हम लोग जिक्र करते हैं कि ये जो राजपूत हैं ये लक्ष्मण के वंशज थे और लक्ष्मण जो थे ये श्री राम के एक प्रकार से बोले तो भाई थे। और इनके तौर पे अगर हम लोग और बोलना चाहें तो ये उनके द्वारपाल या एक प्रकार से सहयोगी भी बोल सकते हैं या इन्हीं के पहरेदार के तौर पे भी बोल सकते हैं, जो कि एक बेहतरीन अंदाज में इन्हीं से मिलता जुलता शब्द प्रयोग कर दिया गया गुर्जर प्रतिहारों के संदर्भ में। और ऐसा यार मेरा मानना तो यही है कि हम केवल और केवल किसी ने देखा नहीं, पहली बात तो यही है यार कि किसी ने देखा नहीं है। ठीक है, जो भी सारे साक्ष्य प्राप्त हुए इतिहासकारों के, उसी संदर्भ में इतिहास का वर्णन किया गया और इतिहास को लिखा गया है। उस समय यार कौन था क्या पता, कोई था या नहीं था,
जिस प्रकार से इतिहास में इसका वर्णन मिलता है यार, लक्ष्मण का वर्णन मिलता है, लक्ष्मण का वंशज बताया जाता है, तो ऐसा यार हम लोग थोड़ा सा जिक्र ही करें तो ज्यादा बेटर है। बाकी ज्यादा इसमें अपनी बौद्धिक क्षमता विकसित मत करें। जो भी सारा सिस्टम है केवल और केवल अध्ययन के दृष्टिकोण से ही समझते हैं। तो जो भी सारा सिस्टम था ये गुर्जर प्रतिहारों के संदर्भ में था। इतनी सारी चीजें हमको गुर्जर प्रतिहार के संदर्भ में क्या करनी है, याद रखनी है। बाद में ये समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात में हम लोग जिक्र करते हैं किसकी, गहड़वाल वंश का जिक्र करते हैं। परमार वंश का जिक्र बाद में करेंगे। इसके पहले हम लोग गहड़वाल वंश का जिक्र करते हैं, जिसका अगर हम लोग अधिकार क्षेत्र की बात करें तो ये भी छोटे से साम्राज्य में इसका भी विस्तारीकरण था। यानी यूपी का कन्नौज वाला जो क्षेत्र था, ये कन्नौज वाले क्षेत्र से लेकर के ये वाराणसी तक, जो कि दोनों ही क्षेत्र हमारे कहां पे पड़ते हैं, यूपी के अंतर्गत ही पड़ते हैं। ठीक है, तो कन्नौज से वाराणसी तक का जो भी हमारा साम्राज्य था या जो भी क्षेत्र आता था वो गहड़वाल वंश के अंतर्गत आता था। ठीक है, और इसके जो संस्थापक थे यानी इस पूरे के पूरे गहड़वाल वंश का जो संस्थापन करते थे या जिन्होंने स्थापना की थी वो कौन थे, इन्होंने गहड़वाल वंश की स्थापना चंद्रदेव नामक हमारे एक व्यक्ति बोल देते हैं या शासक की संज्ञा दे दे, जो भी बोले, चंद्रदेव को गहड़वाल वंश के संस्थापक के तौर पे देखा जाता है, जो कि यह भी एक प्रकार से राजपूताना जाति ही है हमारी। ठीक है, और आज भी हम लोग यार देखते हैं कि राजपूत बहुत सारे लोग हैं, गर्व करते हैं यार, क्योंकि राजपूतों का वर्णन बड़े ही बेहतरीन अंदाज में इतिहासकारों ने इतिहास के मध्य में किया है। तो यार गर्व करने वाली बात ही है। राजपूत यार, हम राजपूत हैं, बड़े गर्व से बोलते हैं सीना टाइट करके। ठीक है, तो राजपूत है अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा जातिवाद ना किया जाए तो ये भी थोड़ा सा बेटर ही है, क्योंकि जाति के नाम पे आजकल लोग ज्यादा उड़ते हैं, अब वो चाहे राजपूत हो या अन्य कोई जाति हो हमारी। ठीक है, तो ये चंद्रदेव जो है हमारे, ये चंद्रदेव को भी एक प्रकार से इनके संस्थापक के तौर पे देखा जाता है। और फिलहाल में ऐसा भी माना जाता है, अभी हम लोगों ने देखा कि इनमें एकता वगैरह नहीं होती है, एकता तो तनिक भी नहीं थी, किसी भी राजपूत वंश के संदर्भ में एकता देखने के लिए नहीं मिलती है, जिसका वर्णन या मध्यकालीन इतिहास का जिक्र जब हम लोगों ने किया या शुरू से अगर क्लास की स्टार्टिंग से कोई भी व्यक्ति है वो अगर पूरी एकाग्रता के साथ में क्लास को अगर अटेंड करता है तो वो इस चैप्टर को शुरू जब हम लोगों ने किया था तो वो अपनी एक स्वयं की बौद्धिक क्षमता शुरू में ही विकसित कर चुका होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इस कारणवश कि यार हम लोगों ने देखा कि एकता थी नहीं, इसी कारणवश हमारे कई सारे आक्रमणकारी, विदेशी आक्रमणकारी, अरबवासी आक्रमणकारी, इस्लामिक आक्रमणकारी, तुर्क इस्लामिक आक्रमणकारी, ये क्या होते हैं कि ये हमारे आते हैं भारतीय क्षेत्र में आक्रमण करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आगे देखने के लिए मिलती हैं चौहान वंश के संदर्भ में भी, कि जो भी सारे जैसे गजनवी और गौरी ये सारे लोग आते हैं। तो फिलहाल में हम लोग अगर यहाँ पे बात करें तो जिस समय हमारा गौरी आता है उस समय कन्नौज के क्षेत्र में ये हमारे चंद्रदेव का शासन होता है, जो कि एक प्रकार से बोले गौरी इनको भी परास्त करता है। यानी एक प्रकार से एकता वगैरह थी नहीं एक दूसरे राजपूत में, तो कोई भी इस्लामिक आक्रमणकारी अगर आता था तो वो लोग जो भी राजपूत के अंतर्गत भारतीय क्षेत्र में अपने शासन को संचालित करते थे तो एक दूसरे का सहयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी बात ये थी, अगर कोई इस्लामिक आक्रमणकारी आया, उसने चौहान वंश पर आक्रमण किया तो गहड़वाल वंश उसकी सहायता नहीं करेगा, क्योंकि एकता है नहीं। ठीक है, तो जिस कारणवश वो लोग आसानी पूर्वक परास्त हो जाते थे और इन्हीं सारी चीजों से प्रोत्साहित होकर के कई सारे आक्रमणकारी, कई सारे तुर्क आक्रमणकारी आते हैं और भारतीय क्षेत्र में अपनी सत्ता को या इस्लामिक सत्ता को स्थापित करते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए
इसी गढ़वाल संदर्भ में एक हमारे प्रमुख शासक होते हैं जिनको हम लोग जयचंद्र के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? राजा जयचंद का नाम सुना होगा। तो ये गढ़वाल वाले क्षेत्र में या गढ़वाल वंश जो कि एक प्रकार से राजपूताना जाति होती है, जयचंद हमारे शासक कर रहे होते हैं। कहां पे? कन्नौज वाले क्षेत्र में। और इसी समय हमारा आक्रमण होता है किसका? मोहम्मद गौरी का। इससे पहले की क्लास में भी थोड़ा बहुत जिक्र हम लोगों ने किया था। मोहम्मद गौरी जब आक्रमण करता है 1194 ईस्वी में, 1194 ईस्वी में आक्रमण करता है, जिसको हम लोग चनावर के युद्ध के नाम से जानते हैं। यानी चनावर के युद्ध में राजा जयचंद से किसका संघर्ष होता है? गौरी का। गौरी का संघर्ष होता है, जो कि एक तुर्क शासक होता है, तुर्क इस्लामिक शासक होता है, तुर्क क्षेत्रों से आता है। ठीक है। और इन दोनों के संघर्ष को नाम क्या दिया गया? चंदावर के युद्ध के नाम से जाना गया। युद्ध का नाम याद रखिएगा, किसके मध्य में हुआ इसको भी याद रखिएगा, और कब हुआ? तो ये 1194 ईस्वी में हुआ। ठीक है। तो इस चनावर के युद्ध में फाइनली गौरी जब आक्रमण करता है कन्नौज वाले क्षेत्र में, तो जयचंद की हार हो जाती है। जयचंद की हार क्यों होती है? क्योंकि इससे पहले गौरी जो होता है, जब चौहान वंश का जिक्र करेंगे तो गौरी चौहानों से भी क्या करता है? युद्ध करता है। तो उस समय जो भी हमारे विभिन्न राजपूत वंश थे, उन्होंने चौहानों की हेल्प नहीं की थी, मदद नहीं की थी, जिस कारणवश यार चौहान भी हमारे हार जाते हैं गौरी से। और उसके पश्चात में जब चौहान हार गए, चालुक्य वगैरह हार गए, तो फाइनली गौरी पहुंचता है कन्नौज वाले क्षेत्र में, जयचंद से आक्रमण करता है, संघर्ष करता है। और जब यार ये सारे शासक हार गए, इनके पक्ष में कोई वंश नहीं बोला, तो इनके साथ बोलने वाला तो कोई बचा ही नहीं, ये भी अकेले पड़ जाते हैं। तो गौरी को और थोड़ा सा प्रोत्साहन होता है कि अब इसके तरफ से कोई बोलने वाला राजपूताना वंश या शासक नहीं बचा है, जिस कारणवश क्या होता है कि जयचंद की भी हार हो जाती है 1194 ईस्वी में चनावर के युद्ध में। ठीक है। इसको हमने क्या करना है? याद रखना है। और फाइनली यहीं से हमारा क्या होता है कि ये जो गढ़वाल वंश होता है ये समाप्त हो जाता है। इतनी सारी चीजें हमको गढ़वाल वंश के संदर्भ में क्या करनी है? याद रखनी है। और फिलहाल में अभी जब चौहान वंश का जिक्र करेंगे तो देखेंगे कि गढ़वाल वंश और चौहान वंश के मध्य में दुश्मनी क्यों थी, यानी शत्रुता क्यों थी, इसका जिक्र अभी हम लोग करेंगे। फिलहाल में गढ़वाल वंश से संदर्भ में इतनी सारी चीजें हमको याद रखनी है। बात करते हैं इसी में परमार वंश की, यानी इस पूरे के पूरे परमार वंश का जिक्र करते हैं। यह भी एक प्रकार से क्या था? राजपूताना जाति ही थी हमारी, जिसको हम परमार वंश के नाम से जानते हैं। ठीक है। परमार वंश, इसके अगर संस्थापक के तौर पे बात करें, परमार वंश राजपूताना जाति थी। परमार वंश के संस्थापक कौन थे? यानी अपनी सत्ता को परमार वंश या जो भी सारा सिस्टम था, ये कहां पे इसका जो भी सारा सिस्टम है वो देखते हैं। इसके संस्थापक हमारा उपेंद्र राज, याद रखिएगा, उपेंद्र राज, या इन्हीं को हम लोग कृष्ण राज के नाम से जानते हैं। ठीक है। उपेंद्र राज या कृष्ण राज जो है ये परमार वंश के हमारे संस्थापक हैं। और इसी के संदर्भ में अगर हम लोग और बात करें तो इनकी जो राजधानी वगैरह होती है, फिलहाल में ये परमार वंश जो होता है ये मालवा वाले क्षेत्र में, या एक प्रकार से बोले मालवा के क्षेत्र में ये हमारा एक प्रकार से परमार वंश चल रहा होता है। मालवा का क्षेत्र कहां पे पड़ता है? तो ये मध्य प्रदेश वाले क्षेत्रों में इनका शासन एवं प्रशासन चल रहा होता है। किसका? परमार वंश का। देख रहे हैं कितना छोटे छोटे, मतलब साम्राज्य कितना छोटा छोटा। प्राचीन समय में हम लोगों ने जिक्र किया कि हर्षवर्धन के पश्चात ऐसा कोई बड़ा शासक नहीं होता जो कि पूरे के पूरे भारत के अंतर्गत में अपने साम्राज्य का विस्तारीकरण कर सके। हर्षवर्धन ऐसा हमारा अंतिम शासक था
प्राचीन काल के इतिहास में, ठीक है। बाकी उसके पश्चात ये राजपूत वंश आते हैं हर्षवर्धन के पश्चात में, जो कि ये छोटे छोटे क्षेत्रों को लेकर के ही अपनी सत्ता को स्थापित कर देते हैं। तो ये जो भी हमारा परमार वंश था, इसके जो संस्थापक हैं ये उपेंद्र राज या कृष्ण राज नाम का जो भी शासक था या व्यक्ति था, ये परमार वंश के स्थापना की नींव रखता है कि अब यहां से क्या स्टार्ट होगा, परमार वंश स्टार्ट होगा, जो कि एक प्रकार से राजपूताना जाति है हमारी, ठीक है। और इसी में इन्होंने अपनी जो एक प्रकार से जब इसकी स्थापना होती है तो इसमें इसकी जो राजधानी थी शुरुआती दौर में वो उज्जैन थी। क्या थी? वो उज्जैन थी राजधानी शुरुआती दौर में। लेकिन एक प्रकार से इस पूरे के पूरे परमार वंश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक जिसको हम लोग राजा भोज के नाम से जानते हैं, इनके संदर्भ में कई सारी कहानियां, कई सारे किस्से, कई सारी बातें इतिहास में भी हैं। और हम लोग यार कहानियों में भी अक्सर सुनते हैं, या जब हम लोग छोटी क्लास में थे 4th 5th में, तो आई थिंक मैंने अध्ययन किया था, क्या अध्ययन किया था कि राजा भोज के संदर्भ में एक कहानी प्रचलित थी, टके शेर भाजी टके शेर खाजा वाला, अगर कहानी सुनी होगी तो, ठीक है। तो ये वही राजा भोज है। ये क्या है कि ये परमार वंश से संबंधित थे और राजपूताना जाति से संबंधित थे, ठीक है। जो कि ये राजा भोज थे, ये हमारे क्या एक प्रकार से बोले परमार वंश के महत्वपूर्ण शासक थे। और प्रारंभ में इनकी जो राजधानी थी वो उज्जैन थी। लेकिन जब राजा भोज आते हैं तो ये राजधानी को स्थानांतरित करते हैं और राजधानी को बनाते हैं कहां पे, यानी परमार वंश की जो राजधानी बनती है वो धार नगरी बनती है, जो कि मध्य प्रदेश में ही पड़ती है, ठीक है। तो धार नगरी को परमार वंश की क्या बनाई गई, राजधानी बनाई गई। किसके द्वारा बनाया गया, राजा भोज के द्वारा। और राजा भोज थे कौन, तो ये एक प्रकार से बहुत ही बड़े विद्वान थे और शासक भी थे। यार विद्वान तो थे ही, शासक भी थे। इनको काफी सारी बातें बोली गई, इनके संदर्भ में ये भी बोला गया कि इनको एक संज्ञा दी गई थी, यानी इनको कविराज की संज्ञा दी गई। कविराज की संज्ञा इस कारणवश दी गई कि मैंने पहले ही बोला, कई कविताएं, कई कहानियां, कई सारे किस्से प्रचलित हैं राजा भोज के संदर्भ में। और इनके संदर्भ में ये भी बोला जाता है कि ये जब शासन कर रहे होते हैं अपने क्षेत्र में, तो इनके शासन के तौर पे कोई भी हमारा शासक या कोई भी प्रशासक इनसे अगर भिड़ा या संघर्ष किया तो इन्होंने बड़े ही बुद्धिमानिता पूर्वक या बड़े ही बुद्धिजीविता के साथ में उसके साथ संघर्ष भी किया और उनको अपने क्षेत्रों में प्रवेश करने के संदर्भ में रोका भी और अपने आप को भी बचाया, अपनी प्रजा को भी बचाया और अपने इस पूरे के पूरे साम्राज्य को भी बचाया। और क्या किया कि अपने इस पूरे साम्राज्य या संघर्ष में विजय पताका को लहरा करके रख दिया। ऐसे थे हमारे राजा भोज, ठीक है। और इतना ही नहीं, राजा भोज के संदर्भ में ये भी बोला जाता है कि ये बहुत ही बड़े हमारे गणितज्ञ थे, यानी गणित के क्षेत्र में इनको बहुत ही बुद्धिजीविता थी या परिपक्वता हासिल थी, ठीक है। ये व्याकरण शास्त्र के तौर पे या एक प्रकार से बोले चिकित्सा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, ऐसी कई सारे क्षेत्र हैं, शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जिनके संदर्भ में या जिन क्षेत्रों में इन्होंने अपनी स्वयं की बुद्धिजीविता के माध्यम से स्वयं की अपनी पुस्तक भी लिखी या रचना भी की। चिकित्सा के क्षेत्र में जैसे बहुत ही प्रचलित हमारी आयुर्वेद सर्वस्वम के नाम से जानते हैं, ये एक प्रकार से इनकी क्या थी, ये चिकित्सा के क्षेत्र में रचित इनकी एक पुस्तक थी, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में विज्ञान के क्षेत्र में इनका बहुत ही बड़ा योगदान था और बहुत ही सराहनीय योगदान था, ठीक है। और विज्ञान के क्षेत्र में एक हमारा संगरामन करके, यानी संगरामन ऐसा करके हमारा एक प्रकार से रचना करते हैं जो कि बहुत ही प्रचलित थी विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है। तो कई सारे क्षेत्रों में इन्होंने क्या किया
कि अपनी बुद्धिजीविता के माध्यम से पुस्तकों की रचना की और कई सारी महानता को भी इन्होंने क्या किया, हासिल किया। और कई सारे किस्से एवं कहानियां इनके संदर्भ में आज भी प्रचलित हैं, जिनका अध्ययन आप और हम बाकायदा छोटी क्लासों में कर चुके हैं और छोटी क्लासों में किया होगा तो अच्छा है, नहीं YouTube आजकल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि YouTube में आप लोग देखेंगे तो राजा भोज के संदर्भ में ऐसी काफी सारी कहानियां देखने के लिए मिल जाती हैं, जो कि काफी रोचक कहानियां होती हैं। ठीक है, तो परमार वंश से ही थे और इन्हीं के संदर्भ में, इस राजा भोज के संदर्भ में और ये भी बोला जाता है कि इन्होंने इसी धार नगरी वाले क्षेत्र में ही, यानी मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में ही एक संस्कृति नगरी का या संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया था और इसी संस्कृति विद्यालय के प्रांगण में इन्होंने एक सरस्वती मंदिर की भी स्थापना की थी। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में इन्होंने एक नगर भी बसाया था जिसको भोजपुर नगर के नाम से भी जानते हैं। तो इतनी सारी चीजें या तमाम सारा जिक्र हम लोग राजा भोज के संदर्भ में कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल में इतना हमारी सारी चीजें पर्याप्त है। तो इतनी सारी चीजों से हमने क्या होना है, रूबरू होना है एक बेहतरीन अंदाज में। ठीक है, ये था पूरा का पूरा हमारा परमार वंश। संस्थापक कौन थे, राजधानी कौन थी, प्रमुख शासक कौन थे और किन शासकों के द्वारा कौन सा कार्य किया गया और इतिहासकारों के द्वारा क्या बोला गया इन शासकों के संदर्भ में। और इस पूरे के पूरे राजपूत वंश में जो भी परमार वंश का जिक्र मिलता है वो भारतीय इतिहासकारों के द्वारा जो भी हमारा मध्यकालीन इतिहास का वर्णन किया गया, जब मध्यकालीन इतिहास का वर्णन किया जा रहा था या जब इस पूरे के पूरे परमार वंश की घटना का जिक्र इस पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत किया जा रहा था, तो इन्हीं सारी बातों को लेकर के इतिहासकारों ने उसका जिक्र भर भर करके मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत किया है। ठीक है, इतनी सारी चीजें याद रखनी परमार वंश से रिलेटेड। तो आज के लिए फिलहाल में इतना ही। काफी सारी चीजों की चर्चा की हम लोगों ने और काफी सारी बातों का जिक्र किया हम लोगों ने और काफी सारे वंशों का भी जिक्र किया। इसके पश्चात में इस पूरे के पूरे राजपूत वंश में और जो भी सारी जातियां बसती हैं या जो भी सारे वंश बसते हैं या जो भी सारी चीजों का जिक्र हम इस क्लास के माध्यम से नहीं कर पाए, वो इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपनी चर्चा को एक नए अंदाज में, एक नए जोश के साथ में पुनः कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलेंगे इसी चैप्टर की श्रृंखला में या इसी पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत में, इसी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए